नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के ट्रांजिट की। 1.5 साल का ये ट्रांजिट है और कर्क लग्न के लिए हम बात करेंगे, कैंसर एसेंडेंट। कर्क लग्न के लिए राहु और केतु के क्या इफेक्ट्स रहेंगे 1.5 साल। राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं और एक साथ चलते हैं। राहु और केतु ने ट्रांजिट किया है 12 अप्रैल 2022 को, और राहु जो है वो मेष में है। कर्क लग्न के लिए ये 4th हाउस में केतु है जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, और कर्मस्थान 10th हाउस 10वां जो भाव है वहाँ पर राहु है जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। तो मेष में राहु है 1 नंबर जहाँ लिखा है, और तुला में केतु है जहाँ पर 7 नंबर लिखा है। कुंडली का कर्मस्थान जो है वो राहु के कंट्रोल में है। तो कर्क लग्न वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना राहु के ट्रांजिट को। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि भाई कुंडली में मेरा लग्न कौन सा है, राशि कौन सी है, तो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें पार्ट 1। सिर्फ पार्ट 1 देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी, फिर ये वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर राहु जो है वो 10th हाउस में कर्मस्थान में है। तो कर्मस्थान क्या है? कर्मस्थान में हम जो काम जो करेंगे, जीवन में जो कर्म करेंगे और जिससे हमारा अर्निंग होगा, गुजारा होगा, वो कर्मस्थान है हमारा। और कितना अर्निंग होगा वो पता यहाँ से नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर क्या काम करेंगे वो पता चलता है। तो राहु यहाँ पर आया है और ये पिता का भी स्थान है। यहाँ पर पिता को भी बहुत कुछ यहाँ पर दिया गया है, पिता को लेकर ये स्थान में। और ये स्थान जो है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट स्थान है, कुंडली का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए। ये केंद्र भाव है कुंडली का, 1, 4, 7, 10, ये 4 केंद्र होते हैं। पहला स्थान, चौथा स्थान, 7वां स्थान और 10वां स्थान। तो 10वें स्थान में राहु है, तो केंद्र भाव को भी इफेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है राहु। तो आपके पर्सनल चार्ट में जो ग्रह होंगे केंद्र में या राहु की दृष्टि में, तो वो भी यहाँ पर इफेक्ट करेंगे। राहु के साथ जुड़ने के बाद उनके इफेक्ट्स होंगे। अब देखिए, कर्मस्थान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने कहा। ये राहु आपको 1.5 साल तक यहाँ पर रह के ये जताएगा कि आपने लाइफ में क्या काम किया। आपने अब तक जितना भी सोच के, सपोज आप बच्चे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो आपके कुछ गोल थे, कुछ सपने थे, आप चाहते थे कि मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बनूंगा, मैं ऐसा पढ़ाई करूँगा। क्या आपने वो अचीव किया? अगर हाँ, तो क्या आप उस मकाम तक पहुँचे कि जहाँ होना चाहिए था? चलो भाई, आप डॉक्टर बन गए, लेकिन क्या आप उतने सक्सेसफुल हैं या नहीं है? क्योंकि डॉक्टर भी हर एक स्पेशलिस्ट, क्या आपने एमबीबीएस किया लेकिन उसके आगे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाए? अगर किया हाँ, तो उसमें क्या आप दूसरे डॉक्टरों की तरह एक अच्छा कुछ नाम है आपका? तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर राहु आपको एक रियलाइज़ करवाएगा। आप इंजीनियर बन गए या डॉक्टर बन गए या टीचर बन गए, बनने के बाद आप कहाँ हैं? सिर्फ वो बन के तो नहीं रह गए। तो वो सारा आपको क्लियर करवाएगा कि भाई आपका अनुभव ये है, आपकी कैपेसिटी ये है, आपकी एबिलिटी ये है, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचे क्यों नहीं, उसका पूरा कैलकुलेशन अब तक का लाइफ का करवाएगा। जो आपको स्ट्रेस देगा, आपको तकलीफ़ होगी, अरे मैं यहाँ पहुँचना चाहता था, नहीं पहुँचा, अरे ये करना था, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैंने क्यों ये नहीं किया, मैंने वो क्यों नहीं किया, वो सारा। फिर आपको लगेगा कि मैंने गलती कर दी, मुझे वो करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। तो ये स्ट्रेस क्रिएट करेगा। यही बात आपको समझनी है कि आपको यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है, ये सोचकर कि मैंने वो किया होता तो अच्छा था, मैंने ये नहीं किया होता तो अच्छा था। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो करना था आपको वही आपने किया है। हम क्या सोचते हैं कि अरे मैंने किया, जब हम सफल होते हैं तो, और जब निष्फल होते हैं तब भी हम कहते हैं कि मैंने किया। कुछ लोग कहते हैं, बाकी लोग तो ये कहते हैं कि मैंने तो चाहा था लेकिन वो कुछ ऐसा हुआ, कुछ वैसा हुआ, इसलिए नहीं हुआ, मैं तो कर सकता हूँ। वो कुछ भी नहीं होता है। आपके लिए वो होना है, इसीलिए हो रहा है। बहुत से लोग, इसके एग्जाम्पल में करोड़ों एग्जाम्पल है कि अगर आप जिस घर में नहीं चाहते थे वहाँ रहने चले जाते हैं, जो जॉब आपको नहीं पता था वो आप कर रहे हैं। जब आपको पता नहीं था कि मुझे ये समय में ये कुछ मिलने वाला है और उस टाइम पे मिलता है, तो वो आपका कोई अटेम्प्ट नहीं था, तो वो आप मानते हैं लक से मिला। नहीं, वो लक नहीं होता है, वो आपका ग्राफ चल रहा है। हर किसी की लाइफ का एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ चल रहा है, उसमें आपको वहाँ वो मिलना था, मिल गया।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको पास्ट का सारा हिसाब किताब राहु करवाएगा, लेकिन आपको वहाँ स्ट्रेस ये नहीं लेना है, टेंशन ये नहीं लेना है कि अरे मैंने वो गलतियाँ की, मैंने ये गलतियाँ की। वो ये चाहता है राहु, बहुत पॉजिटिव है आपके लिए ये राहु। वो चाहता है कि आप ये कैलकुलेशन करके लाइफ के पास्ट को, आपने जो भी गलतियाँ की है या आपको लग रहा है कि गलती है या आपको लग रहा है मैंने बहुत अच्छा किया, वो क्या क्या रिपीट होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए आगे, और क्या चीज़ें अभी भी बाकी है और कर सकते हैं, वो आपके सामने रखेगा। सो बहुत पॉजिटिव है ये आपके लिए, और आपको वो अचीव करने में हेल्प करेगा, हार्डवर्क करवाएगा, और वो आपको करना पड़ेगा, और वो करेंगे तो आप डेफिनेट अचीव भी करेंगे। आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह क्या है वो डिपेंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक एनलाइटनमेंट होगा कि भाई लाइफ में एक अचानक स्पार्क आएगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मेरे लिए ये होना चाहिए। तो वो अचीवमेंट की ओर ले जाएगा ये राहु। तो आपको स्ट्रेस ये नहीं लेना है कि अरे मेरा पास्ट में ऐसा गलती किया, वो किया, नहीं नहीं। आपको ये करना है कि अब ये दोबारा ना हो, उसके लिए मुझे राहु हेल्प कर रहा है, उसका सपोर्ट मिल रहा है, तो आपको उसमें भागना है, आगे आगे बढ़ना है। 10th हाउस है, राहु यहाँ पर एक चीज़ और करेगा, आपको जो अचीव करना है उसकी ओर तो वो ले जाएगा, लेकिन आपने जो अचीव किया है वो क्या है, उस पर भी आपकी नज़र लगाएगा कि भाई ये क्या आपके काम का है, ये जो आप कर रहे हैं इससे तो सपोज़ अर्निंग हो रही है, एक कंफर्ट जोन में है आप। ये कंफर्ट जोन अगर आपके लिए नहीं है, मतलब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके जो सपने हैं, आपकी एबिलिटी है, आपका जो पद होना चाहिए, जो स्थान होना चाहिए, उसके हिसाब से नहीं है, तो वहाँ से वो आपको खड़ा कर देगा कि भाई उठो, और वहाँ पर जाना है, वो जगह आपकी है। तो वहाँ ले जाएगा तो आपको क्या होगा, तकलीफ़ होगी कि अरे ये मेरी चेयर है, मैं यहाँ से बरसों से बैठा हुआ, ये मैं कैसे छोड़ दूँ। नहीं, खड़े नहीं होंगे आप तो वो राहु आपको खींच के ले जाएगा, और वो खींच के ले जाएगा तो आपको तकलीफ़ ज़्यादा होगी, और वही चीज़ आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करेगी, आपके लिए हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। आपको लगेगा कि अरे ये मैंने गलती कर दी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना, डायलेमा होगा, डबल माइंड होंगे। तो आप डेफिनेटली एक चीज़ सोचिएगा कि अगर कुछ नया ऐसा आपको हो रहा है, नई जगह आपको दिख रही है और उसके लिए सोर्सेस दिख रहे हैं, लोग आपको मिल रहे हैं, पॉजिटिव आपके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ कोई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं लोग। मैं ज़रा सा कुछ कहता हूँ कि मुझे ये करने की इच्छा है और 10 लोग कहते हैं हाँ करो करो तुम कर सकते हो, तो सोचिएगा कि वो चीज़ आपके लिए सही दिशा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो पुराना चेयर है उसको छोड़ना है, वो डिसाइड कर लीजिएगा एक अनुभव के बाद। अनुभव यानी कि 1.5 साल का समय, उसमें थोड़ा खुद को ऑब्जर्वेशन में रखिएगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह अनुभव कीजिएगा कि मुझे कहीं और जाने के लिए कुछ रास्ते खुल रहे हैं, और उस रास्ते की ओर जाने के लिए ये जो मैंने चेयर पकड़ा हुआ है, जो मेरे लिए अब नहीं है, उसको छोड़ देना है, दिल दिमाग से छोड़ देना है। लेकिन प्रैक्टिकली उसको उस तरह से नहीं छोड़ना है कि भाई सीधा छोड़ के उस पे जाएं, स्ट्रगल करें, और जो रूटीन आपका चल रहा है वो ब्रेक हो जाए और आपको और ज़्यादा स्ट्रेस हो कि अरे वो नहीं होगा और ये छोड़ दिया क्या होगा। नहीं, आपको ये छोड़ना है, लेकिन जब तक वो अचीव ना हो, उसके करीब ना पहुंच जाए, उसमें एक अंदाज़ा ना आ जाए कि हाँ ये सही है, मेरे लिए बेस्ट हो गया है, अभी मैं छोड़ सकता हूँ, तब तक उसको थोड़ा आप पकड़ के रखिएगा वो चेयर को, वो काम को। चेयर का मतलब मेरा ये है कि उस काम को जो आप कर रहे हैं, आपका रूटीन चल रहा है, आपका जिस पे डिपेंड है आप, जो आपका घर चल रहा है, जिम्मेदारियाँ चल रही है जिसकी वजह से, वो आपको आसानी से नहीं छोड़ना है। बट यस, आपको वो छोड़ना है, वो फिक्स कर लीजिएगा, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी वहाँ पहुँचने में, और राहु आपको बहुत स्पीड में फिर ले जाएगा। अगर आप सोचेंगे ही नहीं, पता ही नहीं है आपको, और आप भागने की मतलब ये तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, नहीं, तो फिर आपको वो खींच के ले जाएगा, वो तकलीफ़ देगा। जब आप वहाँ पर बैठेंगे उस चेयर पे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये सही हो गया, ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, और गलत चेयर पे मैं बैठा हुआ था, गलत समय मैंने बर्बाद किया, तो वो भी मत सोचना, क्योंकि वहाँ पर बैठना ज़रूरी था। ये राहु अब आपको ले जाएगा, ये समय भी तय है, इसलिए वो आया है, तो वो समय वहाँ निकालना था, इसलिए बैठे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कर्मस्थान को लेके आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बट जो हो रहा है
को ऑब्ज़र्व कीजिए, उसको समझिए, आपके लिए कुछ बेटरमेंट के लिए हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपके 10th हाउस में क्या है पर्सनल चार्ट में। मैं क्योंकि ये कर्मस्थान है इसलिए ज़्यादा कहूँगा। अगर आपके 10th हाउस में गुरु बैठा हुआ है बर्थ चार्ट में आपके, तो राहु यहाँ मतलब आपका मेष राशि में 1 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ गुरु है और यहाँ पर राहु आया है तो चांडाल योग होगा। ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और आपको कुछ बड़ा लग रहा है, कुछ बहुत चीज़ें आपको लग रही है कि मैं इसमें सपने दिख रहे हैं, तो वो आपके लिए नहीं है। वो आपको अपना काम नहीं छोड़ना है। अगर आपके चार्ट में चांडाल योग बन रहा है तो आपको अपना काम किसी भी सूरत में 1.5 साल के लिए नहीं छोड़ना है। आपको अपना बिज़नेस, लोग मिलेंगे अरे बिज़नेस करते हैं ये जॉब छोड़ दो, और वहाँ पर गुरु राहु है, मतलब जब जन्म का गुरु बैठा हुआ है चार्ट में और उसके ऊपर ये राहु चल रहा है। अपना काम नहीं छोड़ना है, बिज़नेस करना है तो आप कीजिए। मैं ये कहूँगा कि बिज़नेस ही मत कीजिए, लेकिन अगर करना है तो कीजिए, बट जो आपका काम है वो छोड़ के मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपका 10th हाउस है, वहाँ पर कोई आपका सूर्य है, मेष सूर्य की उच्च राशि है और राहु यहाँ आके उसको ग्रहण लगाता है, तो वो भी चीज़ संभालिएगा। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग बहुत बड़े पायदान पे काम कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री है या एंटरटेनमेंट है या फिर आपका जैसे क्रिकेट है या ऐसे किसी भी बड़े क्षेत्र में है और अच्छा आपका चल रहा है, तो ये राहु जो है अगर 10th हाउस में सूर्य है तो वो आपको ग्रहण लगाएगा। जो लोग सरकार में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली संभालना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये राहु अगर सूर्य है 10th हाउस में तो की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और जो राहु है वो आपके लिए ये 10th हाउस में बहुत सारी आपकी जो जीवन की जर्नी है वो आपको रीस्ट्रक्चरिंग कराएगा, पूरा फिर से ज़ीरो से लेके अब तक का जीवन। तो उसमें से आपको लिख लेना चाहिए पॉइंट्स कि मुझे ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, और ये मेरे लिए सही है, ये नहीं है। और आगे उसमें जो भी चीज़ें नई आप डेवलप होगी आपकी लाइफ में, वो डेवलपमेंट के हिसाब से आप उसमें अप्लाई करते जाइएगा, ये बेस्ट वे है। ओके, अब यहाँ पर राहु जो है उसकी दृष्टियाँ हैं, वो भी 3 जगह पर दृष्टि करेगा। अपनी जहाँ बैठा है वहाँ से 5वीं दृष्टि वो करेगा आपकी कुंडली में 2nd हाउस पे। तो 5 नंबर सूर्य की राशि है, वहाँ पर राहु की दृष्टि होगी। आपकी कुंडली का 2nd हाउस है, फैमिली का स्थान है, स्पीच का है, सेविंग्स का है। तो फैमिली से थोड़ा अनबन होगा, थोड़ी दूरी होगी, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट होगा। और क्योंकि आपका राहु 10th हाउस में आया है, कर्मस्थान आपका इफेक्ट हो रहा है, आपका प्लेस चेंज होगा। जहाँ आप काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपकी जगह बदल जाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग आपके प्लैनेट्स है कुंडली में कि जगह नहीं बदलेंगे तो भी राहु आपका टेबल तो चेंज करवाएगा। एक ही कमरे में आप उस कॉर्नर में बैठे तो वो सामने ले जाएगा, डेफिनेट होगा ये। आपका प्लेस चेंज होगा, आपका वर्क प्लेस चेंज होगा। फिर यहाँ पर 2nd हाउस पे जो दृष्टि है तो आपको फैमिली से थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, और वो ध्यान रखना है कि ज़्यादा बढ़े नहीं। आपकी वाणी को कंट्रोल में रखिएगा। जो चीज़ आपके लिए सही मतलब बोलना ज़रूरी नहीं है वो मत बोलिएगा। आपको लग नहीं रहा है कि ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या मेरा जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं है घर में, तो रखिएगा उसको। अभी ज़्यादा उसमें ध्यान मत दीजिएगा, आपको अपने काम में ध्यान देना है। और बिना वजह का आपको किसी को गाइडेंस नहीं देना या सलाह नहीं देना। आपकी बात जो भी निकलेगी, आपकी वाणी, वो पसंद नहीं की जाएगी। धन संचय किया हुआ है उसमें आपको बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको अपने पैसे को बिना सोचे समझे अनप्लैंड या किसी पे डिपेंड रह के या किसी पे ट्रस्ट करके खर्च नहीं करना चाहिए। ये समय में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है उसमें ब्रेक हो सकता है, तो थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा क्या उसमें आप कर सकते हैं। अगर आपको रेमेडी कहूँ तो आपके वाइफ का चार्ट अच्छा हो, आपके बच्चों का चार्ट अच्छा हो, पेरेंट्स का चार्ट अच्छा हो, तो उसमें आप डाल दीजिएगा उनके अकाउंट में पैसा, तो आपके यहाँ से चले जाएंगे बट सेफ रहेंगे। आपका राहु जो है बिल्कुल सामने 7th उसकी जो दृष्टि है 7वीं, वो बिल्कुल 4th हाउस पे जहाँ केतु आके बैठा है वहाँ करेगा।
और ये स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर जहाँ लिखा है वो आपकी कुंडली का चौथा स्थान है, सुख भाव है। और राहु की यहाँ पर दृष्टि है। सुख सारे आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगा कि आप नई प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे, नया, खासकर ये राहु और यहाँ पर केतु भी आया हुआ है, केतु की भी मैं बात करता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप प्रॉपर्टी में भी ज़्यादा आप ज़मीन खरीदेंगे, लैंड खरीदेंगे, तो वो आपके लिए सही नहीं हो सकता। ऐसा है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किसी जानकार को बताइएगा कि भाई ये प्रॉपर्टी अच्छी है, ये लैंड अच्छी है, वास्तु के हिसाब से आपको ज़्यादातर साउथ फेसिंग मिलेगा, ज़्यादातर नेगेटिव उस जगह का हिस्ट्री आप जानिएगा, बिना सोचे समझे जंप मत कीजिएगा, चाहे वो लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो। तो वो आपको अभी मेरे हिसाब से कुछ करना ही नहीं चाहिए उसमें, ना खरीदना चाहिए। बेचेंगे तो कम, आपके पास है अगर प्रॉपर्टी और वो बिक जाएगी लेकिन दाम अच्छे नहीं मिलेंगे, तो उसको पड़े रहने दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका मदर जो है उसका भी स्थान है, तो उनके लिए भी ये राहु की दृष्टि जो है वो हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ उनका हो सकता है कि पुरानी कोई बीमारी है, उसका कोई इलाज करवाना पड़े, ऑपरेट करना पड़े, तो वो हो सकता है। तो थोड़ा ओपिनियन लीजिएगा डॉक्टर्स वगैरह का 2-4, फिर आप डिसाइड कीजिएगा तो बेटर रहेगा। यहाँ पर क्या है कि सुख भाव है, तो आपको सुख का अभाव लगेगा यहाँ पर, बिकॉज केतु यहाँ पर आके बैठ गया है। तो जीवन में अब तक जो अच्छा चल रहा था, सुखी लग रहे थे आपको, सुख शांति थी, वहाँ पर अभाव क्रिएट होंगे। आपको आपको अभाव इसलिए होते हैं कि हमारी जर्नी डिफरेंट शुरू हो जाती है। हम कुछ पाने के लिए भागने लगते हैं, हम बहुत कुछ दिमाग में आने लगता है कि अरे वो भी चाहिए, हमारे पास एक कार है छोटी तो हम बड़ी कार के पीछे भागेंगे, छोटा घर है तो बड़े घर के लिए, काम छोटा चल रहा है तो बड़ा करने के लिए। केतु ये करता है, सुख का अभाव क्रिएट करता है बड़ा कुछ दिखा के, और फिर वो देता भी नहीं है। सो ये केतु जो है वो आपको सिर्फ भगाएगा, मृगजल की तरह सब चीज़ें। आप जब पहुंचेंगे तो कुछ नहीं, लोग मिलेंगे, बड़ी बातें होंगी, बड़ा कुछ करेंगे, कुछ नहीं होगा, आप भागते रहेंगे। सो यहाँ पर मन शांत रखने के लिए आपको सबसे बड़ा रेमेडी है मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, पूजा पाठ कीजिएगा। जिनको भी आप मानते हैं उनका मंत्र जाप कीजिएगा। मन शांत, दिमाग को ओवर थिंकिंग से बचिएगा, हाइपर थॉट्स, हाइपर रिएक्शन, इन सब से बचिएगा। मन शांत रहेगा, बेस्ट रेमेडी है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ के पीछे आपको भागना नहीं है। आप भागेंगे डेफिनेटली डिप्रेस होंगे, तकलीफ होगी, आपको मज़ा नहीं आएगा और आपको लगेगा कि कुछ मिल ही नहीं रहा है लाइफ में, तो नहीं मिलने वाला है। तो वो चीज़ जो है सुख का अभाव वो क्रिएट करेगा, और वो अभाव आपको बड़ी चीज़ दिखा के कि अरे ये ले लो, और वो मिलने वाला नहीं है, तो आपको दुख होगा। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। केतु का ये मेन पॉइंट है आपके लिए, सबसे बड़ा पॉइंट है, इसीलिए कि आपको सुख के पीछे भागना नहीं है, जो है वही सुख है, उसको संभाले रखना सुख है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो राहु की एक दृष्टि जो है वो आपके जहाँ वो बैठा है 10th हाउस में, वहाँ से 9th प्लेस जो है वो आपकी कुंडली का छठा भाव है, और वहाँ पर 9 नंबर लिखा है। तो छठे भाव में जो है वो जॉब है, रोग है, ऋण है, शत्रु है। राहु का यहाँ पर दृष्टि होना तो आपके लिए, देखिए मैंने कहा 10th हाउस में आपको वो रियलाइज़ करवाएगा कि लाइफ में क्या किया है, क्या नहीं है, क्या अचीवमेंट थे, क्या नहीं है, उसको ऑब्ज़र्व करना है। बिना ऑब्ज़र्व किए बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। कोई भी जॉब छोड़ने का या बिज़नेस शुरू करने का या बिज़नेस में कुछ नया करने का मत कीजिएगा। यहाँ पर 6th हाउस में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप जो कर रहे हैं उससे बेटर अगर कुछ नहीं है, या उसमें कोई बड़ा आपको बेनिफिट नहीं है, तो कुछ ज़्यादा के पीछे भागिएगा मत। एक तरफ केतु आपको सुख के पीछे अभाव क्रिएट करके भगाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको, जब तक बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप हमें यहाँ 10% 20% का जंप मिल रहा है, 30% का जंप मिल रहा है, तो क्या करें। मैं कहूँगा कि कभी कभी जंप नहीं करना ही बहुत बड़ा जंप है, क्योंकि वो जंप दिख रहा है कि यहाँ पर 30% है, लेकिन जब जंप करते हैं तब पता चलता है नीचे ज़्यादा गहरा खाई है, कुआं है, खड्डा है। तो वो आप उसमें नहीं गिरे, उसका ध्यान रखना है। और ये यहाँ पर ये हो सकता है, कर्ज नहीं लेना है, लोन नहीं लेना है बिना ज़रूरत के, और घर, प्रॉपर्टी, लैंड ये मत लीजिएगा। व्हीकल भी इवन आप ना ले तो बेटर है, पुराने तो बिल्कुल मत लीजिएगा।
आपका शत्रु भाव भी है 6th हाउस। तो शत्रु क्या है? शत्रु ये नहीं है कि लोग आपके सामने तलवार या वो लेके खड़े हैं। शत्रु ये है कि आसपास का सिचुएशन नेगेटिव हो जाएगा, आपको तकलीफ़ होगी, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि राहु एक तरफ आपको पुरानी चीज़ें याद दिला रहा है, आपने क्या किया क्या नहीं किया। एक तरफ मैंने जो कहा वो फैमिली का सपोर्ट और वो सब, और सेविंग्स पे इफ़ेक्ट। एक तरफ आपका सुख का अभाव दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो दरअसल क्या है, राहु एक छल है, एक भ्रम है, एक माया है। और वो आपके सामने ये कुछ ऐसा कैनवास उसका बहुत बड़ा है, तो आप उसमें उलझ जाएंगे कि अरे मुझे यहाँ से कुछ मिल रहा है, वहाँ से कुछ मिल रहा है, अरे कुछ नहीं मिल रहा है। आप उसमें उलझे रहेंगे ये 1.5 साल में। इसीलिए आपको स्ट्रेस होगा, इसीलिए आपको तकलीफ होगी, और आपको होगा कि अरे राहु जब से आया है परेशान हो गए। तो परेशान नहीं होना है, सिंपल मेडिटेशन प्राणायाम कीजिए, शांत मन से आगे बढ़िए, और जो है लाइफ में अब तक अचीव किया हुआ वो बेस्ट है। 10th हाउस को लेके जो मैंने बात कही उसको ऑब्जर्वेशन में रखिए कि राहु नया कुछ क्या दे रहा है और वो क्या हमारे लिए अच्छा है। और राहु के साथ इवन 4th हाउस में अगर आपका गुरु है, बर्थ चार्ट में सूर्य है, चंद्र है, तो भी ग्रहण योग होंगे, चांडाल योग के इफेक्ट होंगे। तो राहु के कनेक्शन में गुरु आ रहा है तो भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत बड़े निर्णय नहीं लेने यहाँ पर। देखिए लोग क्या सोचते हैं, अरे ये तो बहुत ख़राब बोला आपने, अरे ये तो टेंशन वाला हो गया। ये टेंशन वाला नहीं है, ये इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और उससे हमें इस तरह से बचना है। तो ये रेमेडीज़ है। अब लोग सोचते हैं कि यार ये अच्छा क्या बोला, अच्छा क्या होगा? अच्छा यही होगा कि आपका जो अब तक अचीव किया हुआ है वो कहीं जाए नहीं, वो छूटे नहीं, वो आपके पास रहे। वो आपका रेमेडी है, वो आपका अचीवमेंट है, वो आपके लिए अच्छा है। बहुत से लोगों का देखिए 12 स्थान है कुंडली में, 12 लग्न होते हैं, और हर अगर लग्न में मैं बात करूं तो करोड़ों लोग आते हैं। एक एक जैसे कर्क लग्न है तो उसमें भी करोड़ों लोग हैं। तो हर किसी की लाइफ में बुरा होगा ऐसा नहीं है, हर किसी की लाइफ में अच्छा होगा ऐसा नहीं है। डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे, दशाओं पे, नक्षत्रों पे कि वो कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग ये राहु आपको अच्छा या बुरा, ज़्यादा और कम फल देगा। तो वो कॉम्बिनेशंस भी समझने पड़ेंगे आपको अपने चार्ट में। इसीलिए कुंडली कैसे देखें पार्ट 1 जो है मेरा, वो आप देखिएगा तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। और उसमें फिर आपके ग्रह के साथ ये राहु के कॉम्बिनेशंस क्या हो रहा है, इफ़ेक्ट्स क्या हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि लोग खुद समझे कि मेरे लिए मेरे चार्ट में क्या है, मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। वो ऑब्जर्वेशन में खुद को रखिए, खुद के चार्ट को समझते हुए आगे बढ़िए। सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स के वीडियोस आ रहे हैं, देख रहे हैं, अरे इन्होंने अच्छा बोल दिया मेरे लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने बुरा बोल दिया मेरे लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डिपेंड आपके चार्ट पे, क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आपका चार्ट नहीं है, तो वो तो जनरल ट्रांजिट पे बात कर रहा है। तो वो इफ़ेक्ट आपको समझना पड़ेगा आपके चार्ट पे। आपको लेके बैठना पड़ेगा कि मेरे चार्ट में ये स्थान है, ये ग्रह है, उसमें ट्रांजिट में ये चल रहा है, दशाएं ये चल रही है, तब आपको रिजल्ट समझ में आएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप खुद थोड़ा समझे तो बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लाइफ में अच्छे निर्णय ले पाएंगे। यही एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट है। सो ये मेजर पॉइंट्स से कर्क लग्न के लिए और राशि के लिए लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बिकॉज ये स्थान के हिसाब से करेक्ट एक ट्रांजिट के स्थान मिलते हैं। जो ट्रांजिट के ग्रह होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, और उसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हैं एस्ट्रोलॉजी में कि अरे दशाएं अलग होती है, जन्म कुंडली अलग होती है और ट्रांजिट के ग्रह अलग फल देते हैं, दोनों मिक्स नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। वो ट्रांजिट के ग्रह और जन्म के ग्रह उसी स्थान में टकराते हैं, दशाएं भी होती है, उसके इफ़ेक्ट भी होते हैं जिसकी चल रही है। दशा अगर आपकी राहु की चल रही है तो आपके लिए ये कर्म स्थान का राहु अच्छा हो सकता है। आपको राहु में गुरु की अंतर्दशा चल रही है तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, और मैंने जो पॉइंट्स बोले हैं उसका ध्यान रखिएगा। सो मेन पॉइंट्स से दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।